हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई इन न्यूज़। मई से लेके दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ हैं मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन साइन एमओयू विद बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट। बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलके किस इंस्टीट्यूट ने एमओयू साइन किया है? तो वो किया है आरबीआई ने। आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड मिलके एमओयू साइन किया है, जिससे जो इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स है उसमें ट्रेड डील होगी और जो बिलियंस में ये डीलिंग होगी और लंदन लेंडर्स के थ्रू ये डील होने वाली है। अब ये डेवलपमेंट से क्या होगा कि जो भी ट्रेड है इंडियन सॉवरेन बॉन्ड में होगा और ये लंदन लेंडर्स के थ्रू होगा, जिससे जो पर्सनल फंड्स की जो कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, वो इम्प्रूव होगा। Which payment platform with a focus on cross-border transaction has been granted in principle approval by RBI for a payment aggregator license? कौन से प्लेटफॉर्म को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया गया है, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस उन्हें मिल गया है। तो ये मिला है पे ग्लोकल को। अब इसमें क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये फैसिलिटेट करेगा सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे आप कार्ड्स के थ्रू पे कर सकते हो, ग्लोबल अल्टरनेटिव पेमेंट, ग्लोबली पे करना हो जिसके अलग अलग मेथड्स है तो उसके थ्रू आप पे कर सकते हो। आरबीआई ने अभी अनाउंस किया था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का फेस्ड डिसकंटिन्यूएशन करना। तो आप लोग पहले ये समझिए कि इंक्रीमेंटल सीआरआर होता क्या है। इंक्रीमेंटल पहले सीआरआर का मतलब ये है कि अगर बैंक की जो भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती है, जो भी डिपॉजिट उनको कस्टमर से मिलता है, उसका कुछ परसेंट वो बैंक के पास रखते हैं। वही चीज क्या हुई थी कि सपोज 4.5% आपका सीआरआर है, तो वो 4.5% आरबीआई में रखेंगे उनके टोटल डिपॉजिट का। टोटल बैंक डिपॉजिट का 4.5% आरबीआई के पास रखेंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है? अभी जैसे 2000 के नोट बंद हो रहे थे, तो उस टाइम पे बैंक्स में कस्टमर्स ने 2000 रुपए के नोट जमा किए, तो बैंक के पास बहुत डिपॉजिट आ गया, तो उसका 4% नहीं बोला था उन्होंने, उसका 10% बोला था उस ड्यूरेशन का। जैसे बोला है 19 मई से लेके जुलाई 28 तक ये बैंक नोट जमा हुए थे, तो उस टाइम पे 10% जो है वो सीआरआर आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो उसे इंक्रीमेंटल सीआरआर बोला गया है, यानी ये टेम्पररी पर्पस के लिए रखा था, क्योंकि बैंक की जो भी जो मार्केट है उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये बोला गया था। अगर वो 4.5% ही बोलते, आरबीआई 4.5% बोलता, तो बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता और वो मार्केट में बहुत लोन दे सकते थे। इसीलिए मार्केट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने 10% बोला गया था, जिससे बैंक की कैपेसिटी कम हो गई थी और वो मार्केट में इतना लोन नहीं दे पाए। तो उसे इंक्रीमेंटल सीआरआर बोलते हैं और ये टेम्पररी बेसिस पे होता है। अब आरबीआई ने नोट तो वापस ले लिए हैं, तो उसलिए अब क्या करेंगे, उसका डिसकंटिन्यूएशन किया गया है इंक्रीमेंटल सीआरआर का। अब वो फेज वाइज होगा। जैसे 9 सितंबर को बोला गया था कि 25% इंक्रीमेंटल सीआरआर रिलीज कर दिया गया था। फिर 23 सितंबर को बाकी का 25% और जो रिमेनिंग 50% इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो 7 अक्टूबर तक रिलीज कर दिया गया था। यानी जो टेम्परेरी बेसिस पे 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर था ना, उसे खत्म कर दिया गया है 7 अक्टूबर तक। तो अब जो चलेगा वो नॉर्मल सीआरआर ही चलेगा। बस आप ये याद रखो इंक्रीमेंटल सीआरआर का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। RBI raised the bulk deposit limit for regional rural banks from 15 lakh to how much? तो ये पूछा गया है कि बल्क डिपॉजिट की लिमिट जो है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पहले 15 लाख हुआ करती थी, अभी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। लेकिन बल्क डिपॉजिट होता क्या है? ये वो होता है कि जैसे सपोज एक कस्टमर है, कस्टमर एक बार में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है, 1 करोड़ की लिमिट कर दी है। पहले 15 लाख की लिमिट थी, तो इसलिए आरआरबी की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब ये
चेंज क्यों लेके आए हैं, जिससे इससे क्या होगा कि इक्विटी रहेगी अमंग बैंक्स में, और मोस्टली जो होगी वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में होगी। पहले का जो प्री मैच्योर विड्रॉल लिमिट थी वो 15 लाख तक जो होता था, जो फिक्स डिपॉजिट होती थी नॉन कॉलेबल होती थी, मतलब कि उसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़ के से कम होगा तो आप उसे प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स होगी। RBI to impose how much amount of daily fine for credit bureaus failing to resolve complaints in 30 days। RBI ने कुछ पेनल्टी लगा दी गई है कि डेली फाइन लगाया है अगर क्रेडिट ब्यूरो है वो अगर कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाती है 30 डेज के अंदर, तो उस पर डेली फाइन लगेगा। तो कितने का फाइन लगेगा, वो लगेगा 100 रुपये पर डे। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस है, कंप्लेंट्स है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, और ये जो भी लेंडर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्रेडिट ब्यूरो होंगे, उन्हें ये कंप्लेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। Recently, RBI has given permission to Poonawalla FinCorp to partner with which bank for the issuance of co-branded credit card। आरबीआई ने हाल ही में परमिशन दी है पूनावाला फिनकॉर्प को किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सके। तो वो उन्होंने किया है इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप। अभी आरबीआई ने गाइडलाइंस लेके आया है लैंडिंग के लिए। जो भी लैंडिंग करते हैं, जैसे आप अगर होम लोन लेते हो तो बैंक्स और एनबीएफसी जो भी लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए गाइडेंस लेके आए हैं। तो वो क्या 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 चीजें लेके आई है उसमें, जैसे अगर आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक के पास, तो उन्हें अगर आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया गया है, लोन पूरा रीपे कर दिया, तो उनको बैंक को 30 डेज के अंदर ये जो पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो रिटर्न करने पड़ेंगे। अगर डिले होता है उस केस में तो बैंक आपको 5000 ईच डे का देगा। हर दिन आपको 5000 रुपए, मतलब बैंक आपको 5000 रुपए देगा। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो खराब हो गए हैं या गुम गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, 30 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे बैंक से एनबीएफसी को वो ढूंढने के लिए। और जो डिले 30 डे होंगे उन्हें 60 डेज के बाद से फिर कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आपको 5000 मिलना स्टार्ट होंगे, यानी तब 60 डेज का टाइम गैप मिलेगा। और ये कब से लागू होगा, ये 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। विच बैंक पार्टनर्ड विद आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ किसने पार्टनरशिप की है, वो की है एक्सिस बैंक ने। ये दोनों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, 2 लैंडिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो वो कौन सा है, किसान क्रेडिट कार्ड जो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए दिया जाएगा। जो भी एलिजिबल कस्टमर होगा उन्हें कितना क्रेडिट दिया जाएगा, 1.6 लाख रुपीस का क्रेडिट मिलेगा। और अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स होंगे, अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स होंगे जो बिजनेस ग्रोथ के लिए दिए जाएंगे। कितने लोन दिए जाएंगे, 10 लाख तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। RBI Governor Shaktikant Das got what rating in Global Finance Central Banker Report 2023। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट द्वारा, वो दी गई है A+ की। और सिर्फ आरबीआई के गवर्नर नहीं है, दूसरे कंट्रीज के भी गवर्नर है, जैसे स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है थॉमस जे जॉर्डन, और वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है गुयेन थी होंग। ये दोनों को भी A+ की रेटिंग मिली है। RBI has decided to increase the existing limit for gold loans under a scheme called bullet repayment from 2 lakh to how much for urban cooperative bank। RBI ने बुलेट रीपेमेंट स्कीम लेके आए हैं जिसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 2 लाख तक की लिमिट दे सकती थी गोल्ड लोन में, लेकिन अब उसे बढ़ा के कितनी लिमिट कर दी गई है, तो वो कर दी गई है 4 लाख की। ये उसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेबल होगा जिसने उनके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स पूरे किए हैं। हर अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को ये बैंक को ये नहीं मिलेगी। अब बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या होती है, ये वो स्कीम है जिसमें बोरोवर्स जो हैं जिन्होंने लोन लिया है उन्हें अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे टेन्योर में, जैसे सपोज उन्होंने 2 ईयर्स का लोन लिया है, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि इस 2 ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना ही है, उन्हें पहले इंटरेस्ट पे करना होगा।
और जो 2 साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये इन्हें एडवांटेज दिया गया है ये चीज़ का कि आप पहले सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दो और जब बाद में टेन्योर अमाउंट जो है टेन्योर के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हो। RBI raises offline payment transaction upper limit to how much from 200। RBI ने पहले ऑफलाइन लिमिट होती थी 200 RBI की, ऑफलाइन पेमेंट करोगे तो, लेकिन अब उससे बढ़ा के कितनी कर दी है, वो कर दी है 500 रुपए। लेकिन आप याद रखना कि जो मैक्सिमम आप एक दिन में मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो ऑफलाइन में 2000, जो अपर लिमिट है अभी भी वो 2000 ही रखी गई है। अगर आपको 500 रुपये एक टाइम का है तो आपको 4 ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके आप 2000 रुपये दिन में दे पाओगे। According to RBI, how much e-rupee is in circulation as of March 2023? मार्च 2023 तक कितना ई रूपी सर्कुलेशन में था आरबीआई के अनुसार, तो वो था 16.39 करोड़। इसमें से 10.69 करोड़ होलसेल सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी था और 5.70 करोड़ रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी था। तो टोटल कितना हुआ 16.39 करोड़। आरबीआई इन न्यूज़, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई ने एक रूल निकाला है, आरबीआई डायरेक्शंस 2023। अब इसमें क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स है वो उनका क्लासिफिकेशन किया है, उनकी वैल्यूएशन की है और उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कैसा ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इस रूल के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। आरबीआई ने पार्टनरशिप की है मैकिन्से एंड एसेंचर के साथ, ताकि जो भी सुपरविजन करना है बैंक या फिर एनबीएफसी पे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू कर सके। डिजिटल पेमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में 13.24% ग्रो हुई है। बैंक नोट विद स्टार सिंबल, ये क्या दिखा रहा है, ये स्टार सीरीज है, बैंक नोट की स्टार सीरीज है। तो इसमें जो भी डिफेक्टिव नोट्स थे उन्हें रिप्लेस करने के लिए बैंक ने, आरबीआई ने स्टार की सीरीज निकाल दी थी कि बीच में जो नंबर लिखे रहते हैं उसमें बीच में स्टार का साइन मिल रहा था। इंडिया नीड्स एनुअल 7.6% जीडीपी ग्रोथ टू बिकम डेवलप बाय 2047। अगर 2047 तक इंडिया को डेवलप होना है तो उनको एनुअली 7.6% जीडीपी ग्रोथ करना पड़ेगा, तब जाके 2047 तक इंडिया डेवलप हो पाएगी। RBI has announced the addition of Nongyuk Bank। नोंगह्यूक बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल कर दिया गया है और इन्हें बैंकिंग एक्टिविटीज करने के लिए बोल दिया गया है। अब ये नोंगह्यूक बैंक कहाँ की है, ये है सियोल साउथ कोरिया की। सोल साउथ कोरिया की बैंक है ये। 2016 में ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया था इंडिया में। आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आरबीआई ने सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या देखेगा, डेटा हैंडलिंग एनालाइज करेगा और गवर्नेंस, बैंक से रिलेटेड जितना भी डेटा है उन्हें एनालाइज करना, कैसे गवर्न कर रहे हैं, मतलब कैसे ऑपरेट हो रही है बैंक्स, वो सब चीजें वो इस चीज के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर देखेगा। According to RBI, bank credit outstanding to real estate reaches how much in July 2023? RBI के अनुसार जो बैंक क्रेडिट रियल एस्टेट बिजनेसेस को दिए गए हैं, तो जो जुलाई 2023 में कहाँ कितने हो गए हैं, तो वो गए 28 ट्रिलियन रुपीस। विच बैंक लॉन्चेस उद्गम पोर्टल टू ट्रैक अनक्लेम्ड डिपॉजिट? उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, वो किया है आरबीआई ने। ये क्या करेगा, ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं सारे बैंक्स में, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, वो अनक्लेम डिपॉजिट को एक जगह लेके आएगा, यानी सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म बनाया है। सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंक के पास हमारा जो डिपॉजिट है वो रखा हुआ है। तो ये कस्टमर की ईज के लिए बनाया गया है। अब उद्गम की फुल फॉर्म जो है वो याद रखना, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये पोर्टल है। और ये अभी स्टार्टिंग में 7 बैंक्स को दिया जाएगा, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, डीबीएस बैंक एंड सिटी बैंक। ये 7 बैंक को स्टार्टिंग में प्रोवाइड करेंगे ये पोर्टल। रिसेंटली आरबीआई ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, 100 डेज 100 फीस कैंपेन। ये कैंपेन क्या होगा कि ट्रेस करेंगे और सेटलिंग डाउन करेंगे जो टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट हैं हर एक बैंक के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और ये 100 दिन के अंदर इन्हें 100 जो अनक्लेम डिपॉजिट है उन्हें सेटल डाउन करना होगा।
तो ये कैंपेन आरबीआई ने स्टार्ट किया था। अब अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये वो डिपॉजिट है जो कि जिन्हें अभी तक कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं हो और उसे किसी ने टच नहीं किया हो वो पैसों को, जो कि 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो गया हो। बैंक वेट करती है कितने टाइम तक? 10 ईयर्स तक। अगर 10 ईयर्स तक कोई नहीं आया है उस अकाउंट से रिलेटेड, तो फिर वो क्या हो जाता है? अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है। और फिर वो बैंक ट्रांसफर कर देती है डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड में, जो कि आरबीआई मेंटेन करती है। अब अनक्लेम डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कौन से बैंक में थे? वो थे एसबीआई में, सबसे ज़्यादा थे 8,886 करोड़ के। और पब्लिक सेक्टर बैंक में टोटल कितने थे? 35,012 करोड़ के। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है कि नॉर्थ ईस्ट में वो एक सब ऑफिस ओपन कर रहे हैं नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। आरबीआई का ऑफिस कहाँ ओपन होगा? कोहिमा में होगा। और प्लान कर रहे हैं कि ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे भी ओपन करने के लिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस है, बैंकिंग ऑपरेशंस है, उसे बढ़ा सके, एनहांस कर सके। आरबीआई ने एक अपडेट दी है, अलर्ट लिस्ट दी है। जो भी अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनके अगेंस्ट पब्लिक को एक अलर्ट लिस्ट दी है, जिसमें टोटल कितने नंबर हैं, कितनी कंपनीज है? वो है 56। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। ये डैशबोर्ड का एम है कि जो भी वैल्यूएबल इंसाइट है, जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो भी प्रोग्रेस है वो चीज़ें बताएगा। आरबीआई ने 87,416 करोड़ का जो सरप्लस है गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना है? अमाउंट पूछी जा सकती है डायरेक्ट, आपके एग्जाम्स हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये एग्जाम्स में अमाउंट डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितना ट्रांसफर किया है। तो 87,416 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। और आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है वो 4.5% से बढ़ गया है। तो कितना हो गया अभी? 794.64 टन हो गया है 22-23 के लिए। आरबीआई हैज ज्वाइंट फोर्सेस विद ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। आरबीआई ने ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के साथ मिलके ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट में पार्टिसिपेशन किया है। अब इसका एम ये है कि जो भी मिसलीडिंग या अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स हैं एनवायरमेंटल या सोशल या गवर्नेंस क्रेडेंशियल्स के, एनवायरमेंटल सोशल या क्रेडेंशियल गवर्नेंस के, तो वो उस चीज़ को टैकल करें और उस जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन घूम रही है उसे सॉल्व करें। तो इसलिए आरबीआई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब आरबीआई की रिपोर्ट आई है करेंसी एंड फाइनेंस पे 2022 और 2023 के लिए। तो उसमें बताया गया है कि इंडिया को एटलीस्ट 2.5% जीडीपी का 2.5% एनुअली देना होगा। कब तक? 2030 तक ग्रीन फाइनेंसिंग में। ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है? जो एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग होगी तो वो ग्रीन फाइनेंसिंग कहलाती है। क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क होते हैं, मिटिगेट करना उन्हें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्लीकेट करना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब आरबीआई का फाउंडेशन डे मनाया गया है, वो कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को, क्योंकि आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और कौन से प्रोविजन के थ्रू हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। आरबीआई ने अप्रूव किया है एक मर्जर जो मराठा कोऑपरेटिव बैंक है और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक को। मराठा कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में है, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक पुणे में है। आरबीआई ने 4 की मेजर्स दिए हैं 14 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, यानी 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत बनाने के लिए 4 की मेजर्स दिए हैं। वो क्या क्या मेजर्स है वो देखते हैं। वन टाइम सेटलमेंट है, एक्सटेंडिंग डेडलाइन टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, डेजिग्नेटिंग अ नोडल ऑफिसर इन दी आरबीआई और ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। ओपनिंग न्यू ब्रांचेस जो है उसमें 10% ऑफ द टोटल न्यू ब्रांचेस इन दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर होगा उसका 10% आप ओपन कर सकते हो और मैक्सिमम 5 ब्रांचेस, इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हो और उसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस एरिया में ऑपरेट करता है ये ब्रांच उधर ही कर सकते हैं।
वन टाइम सेटलमेंट ये है कि अथॉरिटी टू ऑफर वन टाइम सेटलमेंट ऑन पार विथ कमर्शियल बैंक, इसमें विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड अ प्रोसेस ऑफ टेक्निकल राइट ऑफ विद सेटलमेंट विद द बोरोवर। मतलब बोरोवर के साथ जो भी पैसा लिया है, सपोज कमर्शियल बैंक से लिया, तो वो उन्हें ऑन टाइम आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट अगर पूरे नहीं हुए हैं तो उन्हें वो एक्सटेंड करेंगे। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक्सटेंशन दिया गया है, वो कितना दिया है, 2 साल बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2026 तक का टारगेट दिया है कि इतने तक टारगेट अचीव कर लो। और एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करेंगे जो कि सेंट्रल बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बीच में जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखे और उनका जो भी रोल है वो निभाए। RBI expands scope of trades include insurer as participant। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि RBI ने जो ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम में पहले 3 पार्टिसिपेंट्स होते थे। वो 3 कौन से होते थे, MSME सेलर्स, बायर्स एंड फाइनेंसर्स। तो ये 3 तो थे, इनके साथ साथ इंश्योरर को भी ऐड कर दिया है। तो ये 4th पार्टिसिपेंट कौन बन गए हैं, इंश्योरर्स बन गए हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता क्या है, वो ये सिस्टम है जिसमें जैसे आपके पास एक बिल है, सपोज वो बिल 100 रुपए का, अगर आपको 100 रुपए का बिल पड़ा है लेकिन आपको अभी कैश की ज़रूरत है, कैश की नीड है, तो आप क्या करोगे, इसको मार्केट में ले जाओगे और उसे जितने दाम में बिके तो उसे दे दोगे। तो जैसे सपोज आपको सामने वाला पार्टी जो है वो 80 रुपीज़ में दे रही है, मतलब आपको कम पैसे में दे रही है और आपको ज़रूरत है कैश की, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, जितना मिल रहा है उतना ही सही है, तो आप उसको 80 रुपए में ले लोगे। तो सामने वाली पार्टी ने तो आपको दे दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि बिल जिस जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन उसकी पेमेंट आएगी ही आएगी। तो इसका डिफॉल्ट पेमेंट रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को भी मार्केट में लेके आया गया है, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, इंश्योरर बनी है। तो ये पहले तो क्या था कि जो बड़े बड़े कस्टमर्स थे उन्हें मिल जाता था, MSME होल्डर्स थे, लेकिन जो छोटे MSMEs थे उन्हें नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए क्योंकि वो उनको डर था कि वो डिफॉल्ट ना हो जाए, उस वजह से कोई उन्हें उनकी जो बिल्स है वो लेता नहीं था। तो इसीलिए ये चीज़ें रोकने के लिए RBI ने ये स्टेप लिया है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी एज अ 4th पार्टिसिपेंट मार्केट में लेके आया जाए। याद रखिएगा कि 3 तो थे ही, चौथा कौन बना है, इंश्योरर बना है, इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो इंश्योर करेगी। RBI ने 2000 रुपए का बैंक नोट जो है वो सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिया है और 97.26% बैंक नोट जमा हो चुके हैं। तो आप ये परसेंटेज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। मई 19 से लेके 30 नवंबर तक का टाइम दिया था कि बैंक में नोट जमा कर दिए जाएंगे और उसके बाद नहीं लेंगे। तो जब ये मई 19 के टाइम अगर हम देखें तो कितना सर्कुलेशन में नोट था, 3.56 लाख करोड़ तक का सर्कुलेशन में था मार्केट में। पर जैसे ही हम एंडिंग में देखते हैं तो वो 9,760 करोड़ में सर्कुलेशन में था, मतलब इतना RBI ने सर्कुलेशन उसका कम कर दिया गया था। और ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 रुपए के नोट जब बंद हुए थे उस टाइम पे नया 2000 का नोट आया था, तब बैंक ने लेके आया था, RBI ने नोट लेके आया था। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।